हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट नंबर आज 13 है साथीगण। तो आइए आज के पेपर में साथीगण चर्चा करते हैं कि आपकी एनटीपीसी 2021 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है साथीगण कि प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है, हमें डैश जानकारी प्रदान करता है और इनके उपलब्धियों के बारे में जो कि क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर समुद्रगुप्त आ जाएगा और समुद्रगुप्त ही प्रयाग प्रशस्ति से संबंध रखता है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि समुद्रगुप्त के कार्यकाल, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 335 से लेकर 375 के बीच में इनका कार्यकाल था, जो आपको साथीगण ध्यान देना है। और अगर मैं समुद्रगुप्त की राजधानी की बात करूं दोस्तों, तो राजधानी इनकी पाटलिपुत्रा था। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रयाग प्रशस्ति ध्यान देना है। अगर मैं चंद्रगुप्त प्रथम की बात करूं साथीगण, तो 319 से लेकर 350 के बीच में उनका कार्यकाल रहा था। और ये आपके गुप्त वंश के, अगर मैं रियल फाउंडर की बात करूं ना, तो आपके चंद्रगुप्त प्रथम था। आपको साथीगण ध्यान देना है। अगर मैं अशोक से अगर मैं बात करूं साथीगण, तो 269 से लेकर 232 के बीच उनका कार्यकाल था। और हमेशा आपके एग्जाम में मौर्य वंश से, अशोक से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं, अशोक ने 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ा था, आपको याद रखना। और कलिंग युद्ध लड़ने के बाद ही उनसे अहिंसा की नीति अपनाया था, जो साथीगण आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अशोक ने ही साथीगण 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और अशोक बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित था, ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगर साथीगण मैं श्रीगुप्त से बात कहूं, तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक आपके श्रीगुप्त है, इसके बारे में भी आपको ध्यान देना है। साथीगण अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो साथीगण अगर आपको पॉलिटी के लिए थोड़ा भी बहुत अगर डाउट है ना साथीगण, तो 2016 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है ना दोस्तों, आपके पॉलिटी में हर एक टॉपिक को साथीगण कवर करके हुए बनाया गया है। आपके मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, अनुच्छेद से, हर एक टॉपिक को कवर करके बनाया गया। आपके 2016, 2020, 2021 और 2022 के सीबीटू तक क्वेश्चन डाला गया है। साथीगण मात्र 11 रुपया इनका ई बुक का प्राइस है। आप दोस्तों जरूर लीजिएगा और आपके लिए ये पॉलिटी के लिए रामबाण होने वाला है। अगर मैं बात करूं, तो 7856897115 के ये मोबाइल नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ आप फोन पे या गूगल पे के माध्यम से या पेमेंट करके वहाँ फोटो भेजिएगा साथीगण, वहाँ ऑटोमेटिक आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूँ ना कि इसमें किस प्रकार से कंटेंट बनाया गया है, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि अगर आपको अनुच्छेद से चाहिए ना, तो अनुच्छेद से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया था ना, हर एक क्वेश्चन सिस्टमेटिक तरीके से दिया गया। अगर आपको मौलिक अधिकार से क्वेश्चन चाहिए ना साथीगण, तो मौलिक अधिकार से हर एक क्वेश्चन सिस्टमेटिक तरीके से दिया गया। आपको पार्लियामेंट से अगर क्वेश्चन चाहिए ना दोस्तों, तो हर एक प्रकार से पार्लियामेंट का क्वेश्चन दिया गया। आने की आपके एग्जाम में जितने भी दोस्तों टॉपिक वाइज से इंपॉर्टेंट पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, आपके बेस्ट जो कि ई बुक तैयार किया गया दोस्तों, मात्र 11 रुपया है। आप केवल दोस्तों मैं आपकी मेहनत के लिए ले रहा हूँ, है ना दोस्तों। आपको अगर आपको लेना है ना, तो बस कुछ नहीं दोस्तों, आप स्कैन करके भी आप ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप के जरिए में आप दोस्तों हैक कीजिए वहाँ जाके, है ना। या फिर फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से दोस्तों पेमेंट कीजिए और वहाँ जाके व्हाट्सअप कीजिए, आपको ऑटोमेटिक इसका जो कि पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर साथीगण मैं अगला अगर क्वेश्चन की बात करूं, तो द्वितीय बौद्ध संगति यानी कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपके वैशाली में आयोजित किया गया था। तो अगर मैं बात करूं कि किसके समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर कालाशोक आ जाएगा। हमेशा आपके एग्जाम में ये 4 बौद्ध संगति से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं पहला बात करूं साथीगण, तो राजगीरा में। अगर मैं दूसरा बात करूं साथीगण, पहला राजगीरा, दूसरा अगर मैं बात करूं वैशाली, तीसरा अगर मैं बात करूं साथीगण तो पाटलिपुत्र, और चौथा अगर मैं बात करूं तो कुंडलवन। और अगर साथीगण में इनके वहाँ की कौन जो कि अध्यक्ष के रूप में था, ये भी पॉइंट पूछा जाता है। कि अगर मैं राजगीरा की बात करूं तो अजात शत्रु बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वैशाली की बात करूं तो वहाँ का कालाशोक ने किया था, ये भी याद रखिएगा। और अगर मैं पाटलिपुत्र की बात करूं तो आपके अशोक के द्वारा किया गया था। और आपके साथीगण कुंडलवन की बात करूं तो आपके कनिष्क के द्वारा किया गया था। ये चारों नाम आपको ध्यान देना, आपके एसएससी हो, रेलवे हो, कई बार दोस्तों बौद्ध संगति से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगे ना, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करना, है ना। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, आप सबके लिए वीडियो बनाते हो, है ना। तो एक लाइक जरूर करना। और अगर आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन के साथ अगर दोस्तों पढ़ाई करना है,
तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा जो किया जाता है, जिसमें से ये शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये पॉइंट। तो साथीगण इसका जो ऑप्शन आ जाएगा ना, सो 1 और 2 ये दोनों सही होते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होता है, और राज्य विधानसभाओं के जो जितने भी निर्वाचित सदस्य होता है ना, ये दोनों आपके राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होता है। अगर मैं साथीगण में बात करूं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव की प्रक्रिया है ना, ये आपके किस देश के संविधान से लाया गया था, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आयरलैंड के संविधान से लाया गया था, आपको ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं कि हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कहा गया, तो आर्टिकल 54 में कहा गया, तो आपको ध्यान देना है। और यही दोस्तों अगर मैं उपराष्ट्रपति की बात करूं तो इसमें आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कहा गया, और वहीं अगर मैं राष्ट्रपति से बात करूं तो 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कहा गया। और राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, और विधानसभाओं के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं ये दोनों शामिल होगा, आपको ध्यान देना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि टेटेनस तंत्रिका तंत्र का एक गंभीर रोग है जो विष का उत्पादन करने वाले के कारण होते हैं, और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो जीवाणु आ जाएगा, आपको साथीगण ध्यान देना है। आपके एग्जाम में हमेशा जितने भी दोस्तों मलेरिया किन के कारण से होता है हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं कवक से बात करूं साथीगण, तो कवक से जितने भी बीमारी होता है, चाहे दाद हो चाहे खुजली हो, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दाद किसके कारण से होता है, तो कवक के कारण से। खुजली किसके कारण से होता है, तो कवक के कारण से। अगर मैं जीवाणु से और अन्य अगर बात कहूँ तो टिटेनस बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना है। अगर मैं टाइफाइड की बात करूँ तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं हैजा की बात करूँ तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्षय रोग, ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षय रोग किसके कारण से होता है, तो जीवाणु के कारण से। हैजा किसके कारण से होता है, तो जीवाणु के कारण से। टाइफाइड किसके कारण से होता है, जीवाणु के कारण से। टिटेनस किसके कारण से होता है, तो जीवाणु से। आज बेसिकली आपको कवक और जीवाणु ये दोनों से याद रखना है, अगले क्लास में और इनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर जो कि किसके लिए समर्पित है, भगवान अजितनाथ से, भगवान ऋषभदेव से, भगवान महावीर से और भगवान चंद्र प्रभा से। हमेशा आपके एग्जाम में जितने भी दोस्तों 24 के 24 तीर्थंकर से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो इसमें से भगवान ऋषभदेव से संबंधित आपके सोनी जी का नसिया मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं कि भगवान जो अजितनाथ है ना, सो भगवान अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगर मैं ऋषभ देव की बात करूं तो ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर है, दोस्तों ध्यान देना है। अगर मैं महावीर स्वामी की बात करूं तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, और हमेशा आपके एग्जाम में महावीर स्वामी से जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई आपकी जैन धर्म से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो महावीर स्वामी से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ वैशाली में, उनका जन्म कब हुआ था 599 में, हमेशा एक एक क्वेश्चन महावीर स्वामी से आपको ध्यान रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में किया गया था, तो किसके द्वारा किया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि महात्मा गांधी से जितने भी आंदोलन है आपके एनटीपीसी में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि 1917 में जो खेड़ा आंदोलन हुआ था, सॉरी चंपारण, ठीक है, 1917 में खेड़ा भी हुआ था, चंपारण भी हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, कि 1917 में खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी और चंपारण आंदोलन का भी नेतृत्व महात्मा गांधी, सॉरी 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 1917 में साथीगण आपके चंपारण हुआ था, ठीक है, और 1918 में आपके खेड़ा आंदोलन हुआ था, दोस्तों सॉरी माफ करना है ना। अगर मैं महात्मा गांधी से रिलेटेड कहूँ तो 1917 में आपके चंपारण आ जाएगा, और 1918 में आपके खेड़ा आंदोलन आ जाएगा, आपको ध्यान देना है। अगर मैं 1919 की बात करूं साथीगण तो 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के किया गया था, और 1920 का अगर मैं बात करूं तो असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में होता, और फिर जाके 1942 में आपके भारत छोड़ो आंदोलन, और 1930 में आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन। साथीगण ये जितने भी मैं आपको कह रहा हूँ ना, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है दोस्तों, आपको
मेहनत से केवल पढ़ना साथीगण। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे ना तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करना है ना। अगर दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के किस भाग का संबंध पंचायतों से हमेशा आपके एग्जाम में पंचायत से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि जो भाग 9 है ना, भाग 9 में ही पंचायत के बारे में कहा गया है। हमेशा आपके एग्जाम में आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथीगण आइए देखते हैं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि जो भाग 9 है ना, भाग 9 में पंचायत के बारे में कहा गया कि आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ के बारे में कहा गया है, जो आपको बेसिकली ध्यान देना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर साथीगण मैं बात करूं कि भाग 9 में आपके नगर पालिका से संबंधित है, जो आपके 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इनका वर्णन किया गया। हमेशा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और साथीगण आपके एग्जाम में हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पंचायती है ना, पंचायती राज के लिए 11वां अनुसूची आया था, और 11वां अनुसूची में ही साथीगण आपके जो क्या बोलता है उसको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 आया था, और फिर जाके 12वीं अनुसूची जो आपके नगर निगम से संबंधित है और उनके लिए 74वां संविधान संशोधन आया था, वह भी 1992 में आया था। तो ये दोनों से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं भाग 10 की बात करूं तो आर्टिकल 244 से लेकर 244 ए के बारे में कहा गया, अनुसूचित और जनजाति के बारे में कहा गया। साथीगण अगर मैं भाग 8 के बारे में कहूं तो इसमें से 301 से लेकर 307 के बीच में आर्टिकल कहा गया। ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि सोगोत्सु निम्न में से किस देश का 9 वर्ष त्योहार है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोगोत्सु की मैं बात करूं दोस्तों तो सोगोत्सु आपके जापान में मनाया जाता है, और हमेशा आपके एग्जाम में कभी कभी दोस्तों मतलब शायद ही कभी कभी देश से क्वेश्चन पूछ लेता है, नहीं तो वैसे ही हमारे भारत के जितने भी फेस्टिवल है, ठीक है, हर एक राज्य को आपको ध्यान देना दोस्तों, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है। दोस्तों आइए अगले स्लाइड में पूरे 5-6 राज्य के बारे में पूरा चर्चा करते हैं कि कौन कौन राज्य आपके फेस्टिवल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के में प्रावधान है कि नागरिक के साथ केवल मूल वंश और धर्म, जाति या जन्म स्थान या उनके इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 15 में ही कहा गया, आपको ध्यान देना है कि मूल वंश, धर्म और जाति या जन्म स्थान पे आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 दोस्तों लोक नियोजन में समानता कहा गया है, आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक नियोजन में समानता आर्टिकल 16 में कहा गया है। आर्टिकल 19 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है, आपको ध्यान देना है। आर्टिकल 17 साथीगण तो अस्पृश्यता का अंत है, ये भी बेसिकली आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 18 में आपके उपाधियों का अंत है, ध्यान देना है। आर्टिकल 20 में साथीगण दोष सिद्ध से संरक्षण है, ध्यान देना है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ध्यान देना है। आर्टिकल 22 में कहा गया दोस्तों गिरफ्तार करने के संबंध में संरक्षण, कि मुझे किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। आर्टिकल 22 खंड 3 में कहा गया दोस्तों कि 24 घंटे के अंदर हमें आप मजिस्ट्रेट के पास शामिल कीजिए, इनके बारे में कहा गया, साथीगण आपको ध्यान देना है। आर्टिकल 24 में कहा गया कि 14 साल से नीचे के अगर बच्चा कोई है ना, तो उसे भारी जोखिम वाले उद्योग या कामों में आपको नहीं लगाना है। आर्टिकल 25 में कहा गया कि अपने अनुसार आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान देना आपको। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि निम्न में से कौन सी एक खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन तो विदेशी निवेश की आज़ादी, उद्योगों का लाइसेंसीकरण, बड़े पैमाने के उद्योग पर प्रतिबंध और प्रौद्योगिक आय करने की स्वतंत्रता। और साथ ही अगर इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो बड़े पैमाने के उद्योग पर प्रतिबंध, जो आपकी एक प्रकार से खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। हमेशा आपकी इकोनॉमिक्स से इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है। लेकिन साथीगण आप सबको मैं पुनः कह रहा हूँ कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, और साथीगण अगर आपको पॉलिटी के लिए ई बुक लेना है जिसमें से हर एक टॉपिक को सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन सेट किया गया है, तो मात्र दोस्तों 11 रुपये है, कुछ नहीं करना। व्हाट्सअप नंबर 7856897115 में आप हाइक करिए दोस्तों, और मात्र आप 11 रुपये पेमेंट कीजिएगा दोस्तों। आपको इस क्लास का जो ई बुक बनाया गया ना दोस्तों पॉलिटी का, आपके प्रीवियस ईयर का 2016, 2020, 2021 और 2022 के CBT 2 का, ये सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन डाला गया, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मिडनाइट चिल्ड्रन जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से
स्वतंत्रता और भारत के विभाजन तक भारत के संक्रमण को चित्रित करता है, किसके द्वारा लिखा गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडनाइट चिल्ड्रन। और बार बार हमेशा सलमान रुश्दी से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सलमान रुश्दी ही द्वारा मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक लिखा गया था। अगर साथीगण मैं अमिताभ घोष से बात करूं तो अमिताभ घोष से बहुत इंपॉर्टेंट है, सी ऑफ पॉपीज बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगला अगर मैं बात करूं तो द सर्किल ऑफ रीजन, ये भी अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया था। और अगर साथीगण मैं बात करूं कि द शेडोल लाइसेंस, ये भी आपके अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों ध्यान देना है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि आपके क्या बोल का कि विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल के, यानी वी एस नायपाल जो कहा जाता है, इनके द्वारा या हाउस फॉर मिस्टर जो विश्वास पुस्तक लिखा गया था, ध्यान देना है। और अगर मैं विक्रम सेठ की बात करूँ साथीगण तो विक्रम सेठ ने द गोल्डन गेट, अ सुटेबल बॉय और एन इक्वल म्यूजिक, ये आपके पुस्तक लिखा था। ये आपको पॉइंट याद रखना है, हमेशा इनसे क्वेश्चन विक्रम सेठ से पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक कौन है? तो पुरंदर दास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पुरंदर दास से क्वेश्चन पूछा जाता है साथीगण, आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि जाट जाटिन निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? दोस्तों जाट जाटिन मध्य प्रदेश, असम, बिहार और छत्तीसगढ़। और अगर मैं जाट जाटिन की बात करूँ साथीगण तो आपके बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मध्य प्रदेश से बात करूँ साथीगण तो जारवा नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है और मटकी नृत्य, ये दो इंपॉर्टेंट नृत्य आपको मध्य प्रदेश से याद रखना है। अगर मैं असम की बात करूँ तो बिहू, बगरुम्बा और बथुकम्बा, ये असम से याद रखना है। अगर मैं बिहार से बात करूँ तो पनवारी, विदेशिया और कजरी आपके बिहार के बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है। और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो पंडवानी और राउतनाथ, ये आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट को दोस्तों और हर एक क्वेश्चन को दोस्तों मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपूर्ति वक्र पर वह बिंदु जिस पर एक फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करता है और उसे क्या कहते हैं? तो निकासी बिंदु, लाभ अलाभ स्थिति, असफलता बिंदु और आय बिंदु। और साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर लाभ अलाभ स्थिति कहा जाता है, जो आपको ध्यान देना है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, हमेशा ये क्वेश्चन आपके एसआई मात्रक से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर मैं लंबाई की एसआई मात्रक की बात करूं तो मीटर आ जाएगा। अगर साथीगण मैं द्रव्यमान की एसआई मात्रक की बात करूं तो आपके किलोग्राम आ जाएगा, आपको ध्यान देना है। अगर मैं समय की बात करूं साथीगण एसआई मात्रक तो आपके सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं साथीगण तो आपके मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं आयतन की बात करूं तो उनका आपके मीटर क्यूब आ जाएगा। और आपके अगर मैं कार्य की बात करूं तो न्यूटन मीटर आ जाएगा। आपके एसआई मात्रक आपको 5 एक्स्ट्रा याद रखना है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एनटीपीसी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में भार के अनुसार ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 46.6% होता है, आपको साथीगण ध्यान देना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि इनमें से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिस जिस पर वह हकदार या अधिकार नहीं होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके एग्जाम में 5 प्रकार के रीट आपके सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है, आपको याद रखना है। और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो अधिकार परीक्षा जो है ना, यही जारी करता है कि जिसका वह अधिकार नहीं है ना, वो नहीं कर सकता, आपको ध्यान देना है साथीगण। उत्प्रेषण आ जाएगा, अधिकार परीक्षा आ जाएगा, बंदी प्रतिचक्रण आ जाएगा, निषेध निषेध आ जाएगा। और आपके एग्जाम में एक और जो इंपॉर्टेंट बनता है साथीगण, क्या है? तो उत्प्रेषण आ जाएगा पहला, बंदी प्रतिचक्रण आ जाएगा, परमादेश आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना, ये पांचों के पांचों याद रखिएगा। और वहीं अगर मैं 226 की बात करूं साथीगण तो उच्च न्यायालय रीट जारी करता है, वहीं आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन साथीगण की पृथ्वी की भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में धातु है? तो बेरियम, एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर साथीगण एल्युमिनियम आ जाएगा, दोस्तों आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन इन मेडिसिन पुस्तक लेखक के कौन है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको साथीगण ध्यान देना है। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो कविता राव ने ही लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन पुस्तक लिखा था, आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि उद्योग और व्यापार के संदर्भ में एमआरटी का अर्थ क्या है? तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार है, आपको ध्यान देना साथीगण। तो साथीगण आप सबको क्लास कैसा लगा? दोस्तों अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, है ना।
और अगर आपको इसी तरीके से क्लास चाहिए साथीगण, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण का।